So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to revise theory questions, right? तो हम इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस देखेंगे। पहले तो एक मिसलेनियस क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, फिर देन हम जो है पीछे से चलते हैं जहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन इन सब की थ्योरी देख के रखी है, राइट। पहला क्वेश्चन, कैन कंपनी विद नो कमर्शियल ऑपरेशन, जिसका कोई कमर्शियल ऑपरेशन नहीं है, क्या वो IPO के थ्रू पैसे रेस कर सकता है? थोड़ा सा ये सुनने में तो अजीब सा लगता है, एब्सर्ड लगता है, बट ऐसा है कि रेस तो कर सकता है। और आजकल इस टाइप की कंपनीज आ रही है, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, जहाँ पे स्पैक का ऑब्जेक्टिव ही होता है ये कि फ़ंड रेस करे ताकि वो एक मर्जर एक्विजिशन कर सके। इनके पास एक ख़रीदने का एक कंपनी अच्छी इनको दिखती है, बस उनको फ़ंड चाहिए ताकि वो कंपनी को ख़रीद सके। अब एक ऐसा है कि उनके पास चलो एक बार कंपनी हो या नहीं हो, टारगेट आइडेंटिफाइड हो या नहीं हो, इनको एक स्पेसिफिक टाइम में कंपनी ख़रीदनी है, तो उसको ब्लैंक चेक कंपनी भी बोला जाता है। अब स्पैक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वही पैसे मनी रेस करना, भले कोई ऑपरेशंस रेवेन्यू नहीं हो रहे फिर भी पैसे रेस करना। पैसे जो आते हैं उसको एस्क्रो अकाउंट में रखा जाता है। आप सपोज़ करो कि इन्होंने तो सोच के रखा था कि एक्विजिशन करना है स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम तक, पर चलो कभी नहीं कर पाते तब क्या होगा, तो ठीक है ये स्पैक डीलिस्ट हो जाएगी और मनी रिटर्न कर दिया जाएगा। तो एक तो उगता है कि करिए कंपनी को जो है कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, और एक होता है कि शेयर होल्डर के पास भी ऑप्शन है ना, तुमको जाना हो तुम जा सकते हो, शेयर होल्डर के पास भी ऑप्शन है टू रिडीम, अगर शेयर होल्डर नहीं चाहती कि उनके पैसे इस प्रपोज मर्जर में लगे। बड़े एक मर्जर एग्रीमेंट होता है किसी पर मर्जर एक्विजिशन करते समय, और ये जो स्पैक जो है और यूजुअली पब्लिकली अनाउंस कर देती है, राइट, और परचेस करती है। पर ये है इंडिया में ये दिक्कत है कि कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है इसके लिए। अगर देखा जाए तो अभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर हम देखें, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, राइट, वो तो स्पैक को सपोर्ट ही नहीं करता। आपने स्पैक इतना बता दिया पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो उसको सपोर्ट ही नहीं करता। और अगर आपको बताओ डोरमेंट कंपनी में तो स्ट्राइक ऑफ हो जाता है नाम फ्रॉम द रजिस्टर अगर कमेंस नहीं करा विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर ऑपरेशन कमेंस नहीं किए विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो रजिस्ट्रार तो स्ट्राइक ऑफ कर देती है। और स्पैक ऐसे तो ना कि 1 साल के अंदर ही रहता है, स्पैक तो 2-3 साल लगते हैं किसी टारगेट को आइडेंटिफाई करने में, वो ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करता है, फिर ये देखता है कि यार मेरे को 3 साल में इन्वेस्ट करना है तो मेरे को ड्यू डिलिजेंस ये सब करना पड़ेगा। अगर ऐसी स्पैक कंपनीज एक्ट में लग जाए तो ये तो पहले ही बिफोर ऑपरेशनलाइज होने से पहले ही ये स्ट्राइक ऑफ हो जाए। इनफैक्ट स्पैक का एक्सेप्टेंस सेबी में भी नहीं है, राइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पब्लिक लिस्टिंग भी ये नहीं होता है, ये फुलफ़िल नहीं करता है, तो इसलिए इसके लिए फिर नया फ्रेमवर्क आ रहा है। इसलिए 1 सेकेंड, इसलिए फिर IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, उन्होंने क्या किया, एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज़ किया। और ये जो स्पैक है ना ट्रेडिशनल IPO से फार बेटर है, क्योंकि आप एक्सेस कर लेते हो कैपिटल मार्केट, मतलब स्पैक को पैसा मिल जाता है बिना लिस्टिंग के झंझट के, ज़्यादा तामझाम नहीं रहते हैं, ट्रांजैक्शन फीस कम रहती है, तो ईजी होता है, क्विक होता है, लेस रेगुलेटरी नॉर्म्स रहते हैं। इनफैक्ट टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए भी स्किल्ड प्रोफेशनल रहते हैं, तो एक गवर्नड प्रोसेस है, बट ऐसा है कि कोई रेगुलेशंस नहीं है। पर यह है कि कुछ ड्रॉबैक भी है कि कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग है, राइट, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, और रिटर्न भी जो है वो 2 से 5 साल में आता है, क्योंकि टारगेट कंपनी आइडेंटिफाई करनी पड़ती है ना, तो इस तरीके से है पूरा स्पैक। फिर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी पे कुछ थ्योरी क्वेश्चंस है वो भी हम देख लेते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो देख लेते हैं। फाइनेंशियल एसेट की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म नहीं, इनफैक्ट ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट होती है, राइट। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या है कि लिक्विडिटी, राइट, जल्दी लिक्विडिटी हो जाती है लो कॉस्ट में। तो जैसे ऐसे 2 पॉइंट है, शॉर्ट ड्यूरेशन, छोटा ड्यूरेशन रहता है इसका, राइट, और सेफ इन्वेस्टमेंट रहता है। तो दे आर सेफ इन्वेस्टमेंट ओइंग टू इशूअर्स इनहेरेंट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो शॉर्ट ड्यूरेशन है, सेफ इन्वेस्टमेंट है, लार्ज वॉल्यूम रहता है, लिक्विडिटी भी अच्छी रहती है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो डीरेगुलेटेड रहता है। तो ठीक है, अब अपन टाइप्स पढ़ रहे हैं, राइट, बहुत सारे टाइप्स। ये तो अपने को बताइए, कॉल मनी नोटिस मनी बोलते हैं, CTC बोलते हैं, CTC कॉल मनी नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल और पेपर। तो जैसे होता है ना IRCTC, तो R से हो गया रिवर्स रेपो 1 सेकेंड, रेपो एंड रिवर्स रेपो, T से ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल एंड कॉल नोटिस मनी, राइट, कमर्शियल पेपर, ये हो गया।
अब पॉइंट ये है कि रीपर्चेस ऑप्शंस एंड रिवर्स रीपर्चेस एग्रीमेंट बिटवीन रीपर्चेस, एक तो होता है रीपर्चेस करना और एक होता है रिवर्स रीपर्चेस। तो क्या है, रेपो रेट ये रेट है जिस पे आरबीआई लैंड करती है। रेपो रेट ऐसा रेट है जिस पे आरबीआई रेट लैंड करती है। तो थोड़े पीरियड के लिए आरबीआई जो है लैंड करती है, और आरबीआई तो जो बैंक को लैंड करती है, मतलब बैंक को भी पैसे की ज़रूरत है तो आरबीआई बैंक को लैंड करती है। और अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मतलब गिरवी में भी कुछ चाहिए ना, तो अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, राइट। और दूसरा केस ये होता है जिसमें कमर्शियल बैंक लैंड करती है आरबीआई को, राइट। देखो अ ट्रांजेक्शन, ये रेपो है व्हेन व्यूड फ्रॉम, ये रेपो कैसे हो जाता है, व्हेन व्यूड फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ सेलर ऑफ सिक्योरिटीज़। मतलब जैसे कि भाई आरबीआई ने लैंड करा तो पहले कमर्शियल बैंक ने सेल करा फिर आरबीआई से बाय करा, बाय करने के लिए वापस पैसे दिए। तो सेलर ऑफ सिक्योरिटी से देखो तो ये रेपो है। और रिवर्स रेपो कैसे होता है, सप्लायर ऑफ फंड से। दस व्हेन अ गिवन एग्रीमेंट इज टर्म्ड एज रेपो, रिवर्स रेपो डिपेंड लार्जली ऑन विच पार्टी इनिशिएटेड ट्रांजेक्शन। तो दोनों में ऐसा है कि एक तो एक्वायर ऑफ फंड से, एक तो सप्लायर ऑफ सिक्योरिटीज से, और दूसरा होता है सप्लायर ऑफ फंड से। सॉरी, एक तो पार्टी एक्वायरिंग फंड, देखो दोनों केस में फंड देखा जाता है। पार्टीज एक्वायरिंग फंड से देखो तो रेपो, और सप्लायर ऑफ फंड से देखो तो रिवर्स रेपो। वही काय के लिए करते ताकि ना ये शॉर्ट टर्म डेफिशिएंसी इतनी ना फंड की वो फुलफिल कर सके। जैसे कि भैया डेफिशिएंसी है, फंड की ज़रूरत है, कमर्शियल बैंक ने पैसे मांग लिए। रिवर्स रेपो कब होता है, जब कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसे है तो रिड्यूस एक्सेस लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, तो आरबीआई को लैंड कर देती है। ऑब्वियस बात है, रेपो एक तरीके से बोरिंग है, रिवर्स रेपो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, तो रेट तो रेपो का ही ज़्यादा होगा। एंड रेपो रेट स्ट्राइव्स टू कंटेन इन्फ्लेशन, रेपो रेट स्ट्राइव्स टू कंटेन इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो ये है जो स्ट्राइव्स टू कंटेन इन्फ्लेशन, और जो उधर से रिवर्स रेपो है, राइट, वो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई, वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रीपर्चेस एग्रीमेंट देखा। फिर अब बात आती है कन्वर्टिबल डिबेंचर और वारंट की। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर तो जो कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो अगर वारंट की में बात करें ना, ये जो एक डिबेंचर है, राइट, उसमें डिटैचेबल रहता है, ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन डिटैचेबल। तो वारंट में क्या होता है कि कन्वर्जन ऑप्शन डिटैचेबल रहता है, वाइल इन कन्वर्टिबल इट इज़ नॉट सो ड्यू टू द रीज़न देन वारंट कैन बी सेपरेटली ट्रेडेड। वारंट क्या होता है, इन वारंट कन्वर्जन ऑफ ऑप्शन जो है डिटैचेबल रहता है, राइट, डिटैच कर सकते हो आप, पर ऐसा कन्वर्टिबल में नहीं होता, राइट। तो कन्वर्टिबल में नहीं होता वो, उसमें कोई डिटैचेबल नहीं होता, वो कन्वर्टिबल है तो है, पर वारंट में वो डिटैचेबल होता है, तो वारंट को सेपरेटली ट्रेड कर सकते हैं। फिर जो वारंट है आर एक्सरसाइजेबल, वारंट एक्सरसाइजेबल फॉर कैश पेमेंट, राइट। मतलब अगर वारंट को सेपरेटली ट्रेड कर सकते हैं तो वो कैश मिल जाएगा ना। बाकी जो कन्वर्टिबल डिबेंचर है वो डज नॉट इन्वॉल्व, उसमें तो कैश पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे अपन, उसमें तो भैया कन्वर्जन ही होगा। अब आता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन, कायदे से इसके लिए ही मैं आपको इधर लेकर आया। देखो मॉडिफाइड ड्यूरेशन ये होता है वॉलेटिलिटी, राइट, और वॉलेटिलिटी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस ऑफ बॉन्ड। पर चलो माना वॉलेटिलिटी मतलब चेंज इन प्राइस ऑफ बॉन्ड की ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1+ यील्ड, बट ये प्रॉक्सी है, ये कोई एक्यूरेट मेजर नहीं है। मतलब कि ठीक है होता है, इज अ प्रॉक्सी बट नॉट एन एक्यूरेट मेजर। वॉलेटिलिटी का कोई तरीका नहीं मिल रहा है, तो ये मतलब कि चेंज इन प्राइस का कोई तरीका नहीं मिल रहा है, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन लगा लिया, तो एक तरीके से प्रॉक्सी है ये। पर ये कोई एक्यूरेट तरीका नहीं है चेंज इन प्राइस ऑफ बॉन्ड का डिटेक्ट करने का ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। तो जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है इज़ अ मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी। तो ये बोल रहे ऑल दो भले ही जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज़ अ मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी, चेंज इन प्राइस ऑफ अ बॉन्ड, इधर से कन्वेक्सिटी अराइज होती है, राइट। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये एक्यूरेट मेजर नहीं है बिकॉज ऑफ कन्वेक्सिटी, दिस इज़ नॉट एन एक्यूरेट मेजर बिकॉज ऑफ कन्वेक्सिटी। ये जो है ये एज्यूम करता है लीनियर रिलेशनशिप, राइट, और ये कन्वेक्सिटी को नहीं लेता है, इसलिए ये एक्यूरेट मेजर नहीं है। और ये बोलना चाह रहे हैं कि जो चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड वैल्यू है ना, ये कोई लीनियर नहीं होता, ये कन्वेक्स कर्व होता है। फिर आप ये पर्टिकुलर डायग्राम बना दो, इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो साथ ही साथ जो है हम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ये 2 क्वेश्चन और साथ में कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ चीज़ें जो है वो ट्रिकी आएगी, और वैसे भी हमें जो है छोटे छोटे वीडियोस बनाने। अब देखो डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड मार्केट वैल्यू एडेड, और हमने बहुत क्वेश्चन करे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के कि NOPAT माइनस KO इंटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट।
इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मतलब कि यार जो तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड है पहले तुम उनको पूरा पे कर दो, फिर जो बचता है वो हमारा। अब पॉइंट ये रहता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड में तो सब आ गया, फिर जो आता है वो तो एक तरीके से प्रॉफिट हुआ। तो बोल रहे हैं कि एक होलिस्टिक मेथड है एंड ये फिनेंशियल परफॉर्मेंस को, कंपनी के फिनेंशियल परफॉर्मेंस को टर्म्स करता है, मेजर करता है, इवेल्यूएट करता है कंपनी का फिनेंशियल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। एक तरीके से बचा हुआ पैसा कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी है, जिन्हों इन्वेस्टर्स है सबको तो पैसा पे कर दिया, अब जो बचा हुआ पैसा कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एट लार्ज है। इसलिए बोलता है कि जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस डायरेक्टली लिंक टू कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो परफॉर्मेंस अच्छा है। तो इस कंसेप्ट के मुताबिक EVA के बिहाइंड ये कंसेप्ट है कि जो कंपनी है वो वैल्यू जनरेट करती है, जो कंपनी है वो वैल्यू जनरेट करती है, वो तभी जनरेट करती है इफ़ देयर इज़ अ क्रिएशन ऑफ वेल्थ इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो वैल्यू तभी जनरेट होगी, राइट, कंपनी वेल्थ तभी जनरेट करेगी जब वो वेल्थ क्रिएट करेगी इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये MVA जो होता है मींस करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस इन्वेस्टेड कैपिटल। ये तो देखो एक तरीके से वैल्यू निकाल ली फर्म की, उसमें से इन्वेस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दिया। तो ये एक अल्टरनेटिव तरीका है। अगर हम देखें तो MVA क्या है, करंट मार्केट वैल्यू फ्रॉम द फर्म माइनस इन्वेस्टेड कैपिटल, ठीक है, इट इज़ एन अल्टरनेटिव है। ये एक अल्टरनेटिव तरीका है परफॉर्मेंस चेक करने का। जो मार्केट होता है, देखो आपके इतने सारे EVAs है, जो मार्केट होता है वो डिस्काउंट करता है मैनेजमेंट एफर्ट्स को फेयर तरीके से। तो अगर एक ट्रू वैल्यू एडेड अगर आपको पता करना है ना, जो मार्केट भी परसीव करता है, जो मार्केट की नज़र से, एक तो होता है अपन अपने नज़र से देख लिया, और एक होता है मार्केट की नज़र से, वो ही एक सही तरीका होता है क्योंकि हम मार्केट में परफॉर्म करते हैं। तो ट्रू वैल्यू एडेड वो रहता है। EVA जो होता है वो थोड़ा सा पर्सनल तरीका हो जाता है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। MVA जो हो जाता है वो थोड़ा सा मार्केट का तरीका हो जाता है। फिर अभी आपने देखा होगा कि आपने जो वैल्यूएशन करे हैं, एक तो कैश फ्लो बेस्ड अप्रोच होता है और एक इनकम बेस्ड अप्रोच होता है। जैसे इनकम बेस्ड अप्रोच जैसे D1/KE-G, हाँ, तो ये इनकम बेस्ड तरीका है, इससे P0 आता है। और एक होता है फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करना। एज अपोज टू असेट बेस्ड एंड इनकम बेस्ड अप्रोच, कैश फ्लो अप्रोच टेक्स इनटू अकाउंट क्वांटम ऑफ फ्री कैश, जो भी अपने बोला फ्री कैश। तो फ्री कैश लेते तो अपने बोला असेट और इनकम क्या देखना, फ्री कैश लो ना। फिर उन्होंने ये बोला कि प्रेजेंट वैल्यू पे जो हम अराइव होते हैं पोस्ट एप्लीकेशन ऑफ डिस्काउंट रेट की, हमने डिस्काउंट रेट लगा लिया, प्रेजेंट वैल्यू पे अराइव हो गए, वो करंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। तो ऐसे केस में वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव हो ही जाएगा। तो पहले कैश फ्लो का तरीका बताया कि फ्री कैश लेते हैं, राइट। फिर ये बोलते हैं कि जो प्रेजेंट वैल्यू अराइव हुआ है पोस्ट एप्लीकेशन ऑफ डिस्काउंट रेट, तो क्या बोल रहे हैं कि सिंपली स्पीकिंग इफ प्रेजेंट वैल्यू अराइव पोस्ट एप्लीकेशन ऑफ डिस्काउंट रेट वो करंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, तो वैल्यूएशन ऑफ एंटरप्राइज अट्रैक्टिव हो जाता है स्टेक होल्डर एज वेल एज एक्सटर्नली इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए। अब क्या बोला गया है, देयर आर इसेंशियली 5 स्टेप्स इन परफॉर्मिंग DCF वैल्यूएशन। पहले तो फ्री कैश फ्लो पे अराइव होना। तो देखो सबसे पहले अराइव हो एट फ्री कैश फ्लो, फोरकास्ट करो फ्री कैश फ्लो, ऑब्वियस ही बात है, फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। फिर डिस्काउंट रेट डिटरमाइन करो, टर्मिनल वैल्यू डिटरमाइन करो, फिर प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन करो। ये तो मतलब ठीक है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन करो रिजल्ट का। तो क्या ये कुछ स्टेप्स है, ये स्टेप फॉलो करनी कुछ है तो ना, ईजी है तो ओके। चलो फटाफट जो है हमने ये देख लिया। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड, राइट। तो देखो ये बोल रहे हैं, आप तो सिर्फ थ्योरी समझो कि चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड क्या होता है। देखो बॉन्ड को चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड तब बोलेंगे जब या तो वो प्रॉफिट बढ़ा दे या तो वो लॉस कम कर दे। तो बॉन्ड इज चूजन एज CTD बॉन्ड, या तो वो प्रॉफिट बढ़ा दे और लॉस कम कर दे। अब ये प्रॉफिट लॉस कैसे आता है, आप एक्वायर करते हो बॉन्ड को और आप सेल करते हो बॉन्ड को, तो उससे प्रॉफिट आता है, राइट। तो एक्वायर करते हो और सेल करते हो। तो एक्वायर जब आप करोगे तो एक्वायर जब आप करोगे तो कोटेड स्पॉट प्राइस पे आप एक्वायर करोगे, और आप जो सेल करोगे वो फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस एडजस्टेड बाय कन्वर्टेबल फैक्टर। तो प्राइस क्या होता है, फ्यूचर स्पॉट माइनस फ्यूचर स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस एडजस्टेड बाय कन्वर्टेबल फैक्टर। तो C2D बॉन्ड जो होता है वो इनके बीच में जो है डिफरेंस मिनिमाइज़ करता है, मिनिमाइज डिफरेंस बिटवीन ये जो अभी का स्पॉट है और जो फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस है जो एडजस्टेड बाय कन्वर्जन फैक्टर है, इसके बीच में जो है डिफरेंस मिनिमाइज रहे। डिफरेंस एलिमिनेटिव नहीं बोला है, मिनिमाइज रहे मतलब डिफरेंस रहेगा, राइट। अभी स्पॉट माइनस फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस, आप कोटेड स्पॉट प्राइस आप एक्वायर करोगे एंड फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस जो एडजस्टेड बाय कन्वर्टेबल फैक्टर है उससे आप सेल करोगे,
अब इससे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो क्या लिखा हुआ है कि वो मिनिमाइज करता है डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस और फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस एडजस्टेड बाय कन्वर्टिबल फैक्टर। ये मिनिमाइज करता है डिफरेंस। ये CTD बॉन्ड है क्योंकि ये लेस एक्सपेंसिव बॉन्ड है, और CTD बॉन्ड डिटरमाइन होता है डिफरेंस बिटवीन से, एक्वायरिंग से, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग मतलब फ्यूचर जो अपना कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग मतलब स्पॉट प्राइस पे हम एक्वायर करते हैं एंड फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस पे हम उसको डिलीवर करते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन इससे डिटरमाइन होता है। और ये बॉन्ड को CTD तब माना जाएगा जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और कॉस्ट मिनिमाइज हो, और इसको लीस्ट एक्सपेंसिव बॉन्ड भी बोला जाता है। ऐसा आपको याद रखना है। अब है इंटरेस्ट रेट स्वैप्शन क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट रेट स्वैप का ऑप्शन, इसलिए बोलते हैं स्वैप्शन। तो ऐसा है कि आपके पास होल्डर के पास राइट है कि आपको स्वैप में एंटर होना तो हो जाओ, तो आपको स्वैप में एंटर होना तो हो जाओ। दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं स्वैप के मतलब। तो पहला क्या है ऑप्शन कि जब आप पे करोगे फिक्स रेट और रिसीव करोगे फ्लोटिंग रेट। देखो सपोज करो कि एक ने जिसने फिक्स रेट पे लेके रखा है और एक ने फिक्स रेट पे लेके रखा है और एक ने फ्लोटिंग रेट पे लेके रखा है। फ्लोटिंग वाले को फिक्स चाहिए, फिक्स वाले को फ्लोटिंग चाहिए। तो अब फ्लोटिंग वाले को फिक्स चाहिए तो फिक्स वाला अपना फिक्स उसको दे देगा, सामने वाले से फ्लोटिंग ले लेगा। तो उसमें वो जब क्या कर रहा है, वो पे कर रहा है फिक्स रेट एंड रिसीव कर रहा है फ्लोटिंग रेट। तो एक जो फिक्स रेट पेयर है उसके हिसाब से तो फिक्स रेट पे हो रहा है और फ्लोटिंग रेट रिसीव हो रहा है, और जो फिक्स रेट रिसीवर है उसके लिए फिक्स रेट रिसीव हो रहा है और फ्लोटिंग रेट वो लैग वो पे कर रहा है। चलो ठीक है। अब प्रिंसिपल फीचर ऑफ स्वैप्शन सी यार थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी TB के सिम्टम्स आए हैं तो थोड़ा सा खांसी वासी आएगी। मैं ट्राई करूँगा कि इसको वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो, राइट। तो भाई अपन ने क्या समझा अभी तक कि ये इंटरेस्ट रेट स्वैप है जहाँ पे होल्डर के पास ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट है कि आपको स्वैप में एंटर होना हो जाओ, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। अब इसके फीचर है कुछ। सबसे पहले बोला है कि a 3 month into 5 year swaption would therefore be seen as option to enter into 5 years interest rate swaption। मतलब ऐसा है कि अगर 3 month into 5 year swaption उसको ऐसा माना जाएगा, उसको ऐसा देखा जाएगा कि ऑप्शन दिया गया है टू एंटर इनटू 5 year IRS कि आपको 5 साल का इंटरेस्ट रेट स्वैप्शन दिया है 3 month फ्रॉम नाउ। मतलब क्या है इसका मतलब ये है, इन्होंने एक एक्सट्रैक्ट दे दिया, उन्होंने बोला फीचर छोड़ो और 3 month into 5 year स्वैप्शन, तो उसमें बोला है कि आपको 5 साल का IRS का ऑप्शन दिया है 3 month फ्रॉम नाउ। ऑप्शन पीरियड क्या है, ट्रांजेक्शन डेट एंड एक्सपायरी डेट। और इस पर जो स्वैप्शन प्रीमियम है वो बेसिस पॉइंट जैसे एक्सप्रेस्ड होता है, और ये जो स्वैप्शंस है ये कैश सेटल हो जाते हैं। तो सी हमने देखा इंटरेस्ट रेट स्वैप्शन में कि इंटरेस्ट रेट स्वैप का ऑप्शन और वो एक होल्डर को ऑप्शन दिया जाता है। अब होल्डर दो तरीके से कर सकता है ना, कि होल्डर को जैसे फिक्स मिल रहा है उसको फ्लोटिंग चाहिए तो वो फिक्स पे करेगा और फ्लोटिंग लेगा, राइट। इसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। और एक पुट स्वैप ऑप्शन जिसमें होल्डर के पास फ्लोटिंग है उसको फिक्स चाहिए तो वो फिक्स लेगा और फ्लोटिंग देगा, कि पुट स्वैप ऑप्शन। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का इसको राइट है। इस ऑप्शन के फीचर ये होते हैं कि सबसे पहले तो इन्होंने एक एक्सट्रैक्ट दे दिया कि 3 month into 5 years ऑप्शन, मतलब कि 3 महीने बाद हम 5 years के इंटरेस्ट रेट स्वैप्शन में एंटर हो रहे हैं। अब ये जो 5 year है मतलब ये ऑप्शन पीरियड है, ये ऑप्शन पीरियड बिगिन से मतलब कि इसका ऑप्शन पीरियड का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन डेट टू एक्सपायरी डेट, ये अपना ऑप्शन पीरियड होता है, ये इधर लिखा हुआ है, राइट। बाकी कुछ एक स्वैप्शन का मतलब बताया कि स्वैप्शन कैन बी कैश सेटल्ड और स्वैप्शन प्रीमियम एक्सप्रेस एज बेसिस पॉइंट। अब आती है बात पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जैसे 2-3 क्वेश्चन अभी एग्जाम में जो पूछे हैं, सबसे पहले तो CAPM क्या होता है एंड स्टेट इट्स एजम्पशन। तो सबसे पहले तो CAPM मॉडल का पूरा फॉर्मूला लिख लो। तो एक आप पहले फॉर्मूला लिख लो और फिर उसके बाद हम इसको डिकोड करेंगे। सबसे पहले बीटा को बोला जाता है नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। एक चीज़ ये याद रख लो कि शार्प, मोहसिन और लिंटन ने 1960 में लेकर आए, राइट। उसका एक फॉर्मूला लिख देना आप, ये हो गया अपना पॉइंट। बीटा को बोल देना कि नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, मतलब इस इक्वेशन में RF + RM - RF इंटू बीटा, उसमें नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क रहता है। मतलब डाइवर्सिफाइबल रिस्क के रिस्पेक्ट में उनका ये एजम्पशन है कि वो एलिमिनेट हो जाता है। तो क्या है कि डाइवर्सिफाइबल रिस्क एलिमिनेट हो जाता है जब बहुत सारी सिक्योरिटी पोर्टफोलियो में आ जाती, तो क्योंकि यार सिंपल सा होता है ना, एक सिक्योरिटी बढ़ेगी दूसरी सिक्योरिटी कम हो जाएगी, तो जो डाइवर्सिफाइबल रिस्क है वो खत्म हो जाता है। पर जो सबके लिए कॉमन है, जो नॉन डाइवर्सिफाइबल है, वो इंटैक्ट रहता है। फिर एक ये पॉइंट याद रख लेना, देखो आपने एक फॉर्मूला लिख लिया, एक आपने ये लिख लिया डेवलप शार्प मोहसिन लिंटन 1960 में,
फिर इक्वेशन में आपने बीटा बता दिया नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, आपने इधर भी लिख दिया कि डाइवर्सिफाइबल रिस्क एलिमिनेट हो जाता है जब मोर सिक्योरिटीज एडेड होती है पोर्टफोलियो में। और एक ये याद रख लेना कि जब इसको प्लॉट करते हैं पेपर में, प्लॉट ऑन द ग्राफ पेपर, वो नोन एज SML। चलो हमने सब इतना लिख लिया, अब उसके कुछ फीचर्स है, एजम्पशंस है, वो भी देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव बहुत ही कॉमन है, जैसे कि इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के साथ ये भी बोल दो कि मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न, हैंस उसके पास चॉइसेस है, मेक चॉइसेस ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क रिटर्न। सी इस पर्टिकुलर एजम्पशंस में जो कॉमन एजम्पशंस है वो हम सेपरेट कर देंगे, और थोड़े से जो यूनिक वर्ड्स रहते हैं उसको हम सेपरेट कर देंगे। अब जैसे कि यार इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव हमको पता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, रिस्क कम रिटर्न ज़्यादा, और उसके पास चॉइसेस अवेलेबल है। एक ये भी लिख लो कि इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, राइट। अब चॉइसेस है तो आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, फिर आप उसके हिसाब से आप चॉइस करोगे, तो इन्फॉर्मेशन सबको फ्रीली अवेलेबल है, कोई टैक्स और ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगता। और इधर जैसे RF है तो ये बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर बोरो एंड लेंड कितना भी कर सकता है RF पे। कुछ जो यूनिक पॉइंट्स है वो आप इसको सेपरेटली लिख लो कि इन्वेस्टर के पास आइडेंटिकल टाइम हॉरिजन है एंड होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन है, राइट। तो हमने बहुत सारा लिख लिया, बस इतना काफ़ी है। फीचर एजम्पशन में इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव लिख लिया, इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट कोई टैक्स नहीं लगता, RF पे अनलिमिटेड अमाउंट में बोरो लेंडिंग कर सकते हो। तो देखो ऐसे करके अपन बोल सकते हैं IIIT कि पहला है इन्वेस्टर ऑब्जेक्टिव, दूसरा है इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल, फिर एक है कि इन्वेस्टर बोरो लैंड कर सकता है RF पे, कोई ट्रांजेक्शन और टैक्स नहीं है, फिर आइडेंटिकल टाइम हॉरिजॉन है और होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन है। ये 5 भी लिख दिया और आपने CAP मॉडल बता दिया, काफ़ी है। अब आती बात असेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी, राइट। देखो हम जो भी हमने जितना ही पढ़ा ना, इसको पर्टिकुलर इन 4 पेजेस में ख़त्म कर दिया गया है, मतलब इसको प्रॉपर्ली सिस्टमेटिकली कर लिया गया। तो जब एक बार हम पूरा पढ़ लेंगे तो रिकैप भी होगा, तो जिसको रिकैप वापस से देखना हो तो वो देख लेना, जिसको नहीं देखना हो मत देखना, वो पर्टिकुलर यही पढ़ के ख़त्म कर देना, राइट। चलो तो जैसे अपना लास्ट था CAPM मॉडल, तो बाकायदे CAPM मॉडल में इस तरीके से पूरा बता दिया गया है, राइट। थोड़ा सा सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन रहता है तो हमको भी याद करने में ईजी हो जाता है, राइट। चलो अब आती बात असेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी की। 1 सेकेंड, ये क्या है? अब असेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी, तो एक कॉलेज है IIST करके, राइट। तो यही अपन इसका निमोनिक बना लेते हैं, इंटीग्रेटेड एसेट एलोकेशन, इंश्योर्ड एसेट एलोकेशन, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। स्ट्रैटेजी टैक्टिकल ये तो चलो ठीक है, सिमिलर वर्ड्स है, और II से इंटीग्रेटेड और इंश्योर्ड एसेट एलोकेशन। मतलब ले दे के पोर्टफोलियो बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं यार। इधर जैसे कि इधर एसेट एलोकेशन हो रहा है तो इधर कैपिटल मार्केट कंडीशंस देखी जाती है, इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट को एग्जामिन किया जाता है। तो कैपिटल मार्केट कंडीशन देखी जाती है, इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्वियस सी बात है जो है वो कंस्ट्रेंट को एग्जामिन किया जाता है। तो ये 3 चीज़ देखी जाती है, इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव, कैपिटल मार्केट कंडीशन, कंस्ट्रेंट, एंड इसके हिसाब से फंड अलोकेटेड होते हैं। तो ये 3 चीज़ें देखे जो है एसेट एलोकेशन होता है, राइट। दूसरा इंश्योर्ड, ये इंश्योर्ड एसेट ना ये फट्टू लोगों के लिए। इंश्योर्ड का मतलब ही यही होता है कि इंश्योर्ड का मतलब ही यही समझ में आ रहा है कि जो इन्वेस्टर है वो रिस्क प्रोन है, मतलब प्रोन टू रिस्क। तो इसमें ये दिमाग नहीं लगाते किधर इन्वेस्टमेंट करना है। इनका एक ये रहता है अमाउंट कि पोर्टफोलियो का अमाउंट इस पर्टिकुलर बेस वैल्यू से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो उस असेट बेस वैल्यू के नीचे नहीं जाना। और चलो कभी कम हो गया, इफ़ इट ड्रॉप, तो नेसेसरी एक्शन लेंगे, राइट, उसको ख़त्म करने के लिए। तो एक स्ट्रैटेजिक असेट बेस वैल्यू है, उससे कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ एक्शन लिया जाएगा टू अवॉइड द रिस्क। एंड फिर उसके बाद ये बोल दिया कि पोर्टफोलियो की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी तो उतनी ज़्यादा एबिलिटी होगी टू टेक रिस्क। चलो ठीक है, तो एक हो गया असेट एलोकेशन में 3 चीज़ों को ध्यान रखते हुए इंश्योर्ड में प्रोन टू रिस्क और असेट बेस वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं, इतना याद रख लो। उसके नीचे जाएंगे ना तो हम हम एक्शंस लेंगे कि उसको सही ठीक करें, और ज़्यादा पोर्टफोलियो की वैल्यू होती है तो ज़्यादा एबिलिटी होती है टू टेक रिस्क। जैसे कि इंटीग्रेटेड एसेट में इन्वेस्टर ऑब्जेक्टिव, कैपिटल मार्केट कंडीशन एंड कंस्ट्रेंट को एग्जामिन किया जाता है। इधर जो अलोकेशन होता है स्ट्रैटेजिक में, इधर 3 चीज़ दूसरी है, रिस्क रिटर्न एंड कोवेरियंसेस, इसके हिसाब से होता है। तो रिस्क रिटर्न कोवेरियंस देखा जाता है अंडर द फ्रेमवर्क, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट्स। तो 3 चीज़ें देखी जाती है उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में, इन द फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टर ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट। बस आपको इतना ही याद रखने की ज़रूरत है, राइट। फिर आता है टैक्टिकल एसेट एलोकेशन।
इधर जैसे कि उधर असेट बेस वैल्यू फिक्स कर लेते, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, और इधर ये मान लेते हैं कि रिस्क टॉलरेंस जो है वो कांस्टेंट है। सपोज़ कर लो कि जैसे 10% रिस्क है तो 10% रिस्क कांस्टेंट है, और फिर जो है कैपिटल मार्केट कंडीशन सिचुएशन चेंज के हिसाब से हम जो है उस रिस्क पर बिठाने के लिए हम फिर असेट एलोकेशन करते हैं। जैसे कि मेरा रिस्क टॉलरेंस लेवल जो है वो कांस्टेंट है। अब कैपिटल मार्केट कंडीशन चेंज हुई, वैल्यूज चेंज हुई, प्राइसेस चेंज हुई, रिस्क का फ्लक्चुएशन हुआ, राइट। तो फिर मैं एक्शंस लूँगा उसको रिस्क टॉलरेंस लेवल पर लाने के लिए। तो मतलब वही है कि जो आपने एसेट एलोकेशन कर दिया वो चेंज होता रहेगा बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन अबाउट कैपिटल मार्केट कंडीशन। अब देखो ये सब चीज़ें हमने देखी, अब आती बात पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग थ्योरी की, और इस पर आपने क्वेश्चन भी करा होगा। एक क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो तो, सुविधा या सुमिता करके क्वेश्चन था, जिसमें जैसे कि एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो 15% से ऊपर या नीचे मतलब 15% फ्लक्चुएशंस होता है, तो ऐसे केस में फिर उसको रीबैलेंसिंग करते थे। तो उसका एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में पूछा गया है। सी पहले जो हमने इसका पहले वाला पोर्शन जो पढ़ा है उसको हम एक बार इनकॉर्पोरेट कर लें। अब सी पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग थ्योरी में क्या होता है कि हमको रीबैलेंस करना है, मतलब वो रहता है ना कि एक लिमिट के ऊपर या नीचे हो जाता है तो हम उसको फिर रीबैलेंस करते हैं। तो एक सबसे पहले स्ट्रैटेजी होती है कांस्टेंट प्रपोर्शन, CPPI बोलते हैं, कांस्टेंट प्रपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस स्ट्रैटेजी। तो एक उसमें फ्लोर वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं, और ये जो फ्लोर वैल्यू है ये नॉर्मल मार्केट कंडीशन के हिसाब से बनाई जाती है। तो CPPI के तहत इन्वेस्टर एक फ्लोर वैल्यू सिलेक्ट करता है और फिर वो डिसाइड कर लेता है कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, और जो इन्वेस्ट होता है इन सम नॉन फ्लक्चुएटिंग असेट। ये जो स्ट्रैटेजी है ये पर्टिकुलर जो बुल मार्केट होता है, ये बुल मार्केट में अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि बुल मार्केट में तो चांसेस ही नहीं है कि वो फ्लोर वैल्यू तक आए। बट हाँ, जब बियरिश मार्केट होता है तो हो जाता है कि ये फ्लोर वैल्यू से भी नीचे आ जाए, तो ऐसे केस में लॉस को अवॉइड करा जाता है बाय सेलिंग ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले तो आप ये इक्वेशन याद रख लो कि आप शेयर्स में कितना इन्वेस्ट करोगे वो डिपेंड होता है कि जैसे कि आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू और आपकी फ्लोर वैल्यू जो है, राइट। सपोज करो कि आपकी जैसे आप अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपने देख लिया क्या मैक्सिमम कितना डिक्लाइन हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम 10% डिक्लाइन हो सकता है, और आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू जैसे है 3 लाख, और तो फिर उस हिसाब से आपकी फ्लोर वैल्यू हो जाएगी 2.7 लाख, क्योंकि आपने देखा कि मार्केट मैक्सिमम कितना डिक्लाइन हो सकता है, तो मैक्सिमम मेरा पोर्टफोलियो 2,70,000 तक जा सकता है। तो ये जो डिफरेंस है 30,000, इसको मल्टीप्लायर मान लो अभी 2 मल्टीप्लायर दे के रखेंगे, तो आप 60,000 तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब आप 60,000 तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मतलब 3 लाख के पोर्टफोलियो में आप 60,000 इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, और 2.4 लाख आप RF में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर ये 60,000 बढ़ता रहे, क्योंकि बुलिश मार्केट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। सपोज़ करो कि 60,000 हो गया 65,000, तो आपका जो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो वैल्यू हो गया तो वो हो गया 3,05,000, राइट, और फ्लोर वैल्यू 2,70,000 थी। तो जो डिफरेंस है 35,000 का, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, अब आप 70,000 तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 70,000 तक का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और सपोज़ करो कि 60,000 हो गया 50,000, तो ये जो 3 लाख माइनस 2,70,000 था वो हो जाएगा 2,90,000 माइनस 2,70,000, और ऐसे केस में 20,000 को 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आप सिर्फ 40,000 तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जो आपने पहले 60,000 का इन्वेस्टमेंट करा था वो लॉस को अवॉइड करना पड़ेगा बाय सेल ऑफ शेयर, आपको शेयर्स बेचने पड़ेंगे ताकि आप अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ 40,000 तक का रखो, और जो भी आपका पैसा आएगा फिर वो RF सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होगा। तो इसको समझने के पहले एक एग्जाम्पल, आप पहले इक्वेशन लिख लो, एक एग्जाम्पल लिख लो, फिर उसके बाद आपको ये सब समझ में आ जाएगा। देखो इसके क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, क्वेश्चन करने के बाद इसको समझोगे तो भी समझ में आ जाएगा, बट हम एक रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं, उसको पहले समझ लेंगे, फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन समझेंगे या ये थ्योरी का आंसर समझेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। अब देखो CPPI स्ट्रैटेजी, राइट। आप राइट में देखो एग्जाम्पल में, जैसे कि मैक्सिमम डिक्लाइन हो रहा है निफ्टी में, आपको लग रहा है कि मैक्सिमम डिक्लाइन जो होगा निफ्टी में वो 10% होगा, आपके पास 3 लाख का फंड है, तो ऐसे केस में आपकी जो फ्लोर वैल्यू है वो 2,70,000 हो जाएगी। और जो ही इधर देख के रखा है कि इन्वेस्टर सेट आउट दी फ्लोर वैल्यू, राइट, फ्लोर वैल्यू सेट आउट करी, और वो नहीं चाहता है कि फ्लोर वैल्यू से नीचे जाए। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि स्ट्रैटेजी परफॉर्म वेल इन बुल मार्केट। अब देखो जब आपने 2,70,000 कर दिया डिसाइड फ्लोर वैल्यू, तो पहली इक्वेशन से आपने टारगेट इन्वेस्टमेंट इन शेयर निकाला, और टारगेट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मल्टीप्लायर माना अगर आपने 2, तो टारगेट इन्वेस्टमेंट इन शेयर होगा पोर्टफोलियो वैल्यू में से फ्लोर वैल्यू माइनस करो, और इंटू 2 आपका मल्टीप्लायर है, और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी 60,000। तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 60,000 हो गया, और बचा हुआ RF में इन्वेस्टमेंट हो गया 2,40,000।
फिर ये बोला है कि स्ट्रैटेजी परफॉर्म करती वेल बुल मार्केट में। तो सपोज़ करो बुल मार्केट है और 10% बढ़ गया, तो ऐसे केस में जो है आपका इक्विटी 60,000 से हो गया 66,000 और आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई 3,06,000। अब जब आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 3,06,000 हो गई और आपकी फ्लोर वैल्यू 2,70,000 है, तो ऐसे केस में 36,000 इंटू 2 72,000 तक का आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर 72,000 का इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो इन द सेंस कि 2,34,000 का ही आप RF में इन्वेस्ट कर सकते हो। और जैसे कि हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि RF में इन्वेस्टमेंट 2,40,000 ही रहेगा, क्योंकि अगर आपका 60,000 है इक्विटी में तो आपने 2,40,000 डिसाइड कर लिया था कि वो RF में रहेगा। पर ये मार्केट बुल हुआ तब ऐसा है कि RF में 2,34,000 तक का इन्वेस्टमेंट रखो, मतलब कि RF में से आप 6,000 निकाल के इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देखो स्ट्रैटेजी परफॉर्म वेल इन बुल मार्केट। क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ शेयर परचेज एज कुशन इंक्रीजेस। कुशन बढ़ जाता है ना। कुशन क्या है आपका? पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू। अब जब कुशन इंक्रीज हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ शेयर आपका बढ़ जाएगा। वैल्यू ऑफ शेयर आप परचेज कर सकते हो, लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ शेयर आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ शेयर परचेज एज कुशन इंक्रीजेस, पर यही कुशन कम हो जाएगा जब आपका डाउनफॉल रहेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि बियरिश मार्केट में सपोज करो दूसरा इंस्टेंस ये है कि 5% से गिर गया, और जब मार्केट 5% से गिर गया तो जो मेरा 60,000 का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है वो 57,000 का हो गया। और जो मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू जो 3 लाख थी वो हो गई 2,97,000 2,97,000। तो ऐसे केस में कुशन कम हो गया तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मेरा बचा 54,000, पर मैंने जो डिसाइड करके रखा था 60,000, तो ये जो 6,000 है ये 6,000 कम हो गया, राइट। अब देखो 2,54,000 अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है और मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू 2,97,000 हो गया है, तो मेरा RF में इन्वेस्टमेंट 2,43,000 ही मैं कर सकता हूँ, और 2,40,000 मेरा करा हुआ है और मेरे को अब 2,43,000 इन्वेस्टमेंट करना है। तो ऐसे केस में अब मैं सेल करूँगा शेयर, तो लॉस को अवॉइड करने के लिए मैं अपने शेयर को सेल करूँगा और सेल करके मैं अपना RF बढ़ाऊँगा। तो जो पहले मैंने RF में से निकाल के इक्विटी में इन्वेस्ट किया था बियरिश मार्केट में, बुलिश मार्केट में, अब बियरिश मार्केट में मैं इक्विटी में से ही कम करके, ठीक है, RF में इन्वेस्ट करूँगा। तो इक्विटी से डाइवर्स करके RF में इन्वेस्ट करूँगा। तो इसलिए बुल मार्केट में परफॉर्म करता है वेल और बियरिश मार्केट में पुअरली परफॉर्म करता है। उसमें वो आपको फोर्स कर देता है कि आप इन्वेस्ट करो RF सिक्योरिटीज़ में। और सपोज़ करो ये तो बियरिश मार्केट है और कभी ये शार्प रिवर्सल है। अब जब ये शार्प रिवर्सल हुआ तो ऐसे केस में तो वेरी पुअरली परफॉर्म कर देगा ये। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग थ्योरी और हुई, और इस तरीके से हमने अराउंड 12 क्वेश्चंस करे हैं। तो होप सो आपको वीडियो सही लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल CATV। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बॉन्ड वैल्यूएशन के और भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो हम क्वेश्चंस करते हैं। बाय।